नमस्कार, मैं विकास। यदि आप भी यूपी टेट, सुपर टेट, लेखपाल, पुलिस कांस्टेबल किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो अभी सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल स्टडी मेरी जिद को और पाइए बिल्कुल फ्री क्लासेस। चल करें स्टार्ट। कल तक पढ़ लिया था भारत का राष्ट्रपति, इसकी शक्तियों के बारे में कल पढ़ा। आज का टॉपिक है भारत का उपराष्ट्रपति। कौन सा आर्टिकल है इसके लिए? एक बार आर्टिकल देख लो, उपराष्ट्रपति से संबंधित कौन कौन से आर्टिकल याद रखने हैं। 63 में पद है उपराष्ट्रपति का। आर्टिकल 64 में, आर्टिकल 64 और आर्टिकल 65 एक जैसे हैं। आर्टिकल 64 में उसका कार्य है, वो क्या कार्य करेगा? राज्यसभा का प्रधान सभापति, राष्ट्रपति होता है भारत का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। मतलब चूंकि वह उपराष्ट्रपति है इसलिए वह भारत के राज्यसभा का प्रधान सभापति भी होगा। एक पोस्ट के साथ दूसरी पोस्ट अपने आप आ जाएगी। एक तरह से कार हो सकता है। 65 में है एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मतलब यदि राष्ट्रपति नहीं है उस जगह पर कार्यकारी राष्ट्रपति का कामकाज भी उसे ही करना पड़ेगा। यानी कार्यकारी राष्ट्रपति का कार्य भी कौन करता है? उपराष्ट्रपति। ये दोनों इसके वर्क से संबंधित है। 64 और 63 में उसका पद है। आर्टिकल 66 में क्या है? निर्वाचन मंडल। चूंकि हम उपराष्ट्रपति पढ़ रहे हैं तो किसका निर्वाचन मंडल होगा? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। इसके कहने का मतलब ये हुआ कौन कौन लोग उसे वोट करेंगे, उसके चुनाव के दौरान कौन कौन लोग उसको वोट करेंगे, किन किन लोगों से मिलकर निर्वाचन मंडल बनेगा, ये सब कुछ आर्टिकल 66 में आएगा। और आर्टिकल 67 में क्या होगा? कार्यकाल कितना होगा? 5 वर्ष का। 5 वर्ष का, लेकिन फिर वही है, वह चाहे तो पद कार्यकाल पूर्ण होने से पहले ही वह त्याग पत्र दे सकता है राष्ट्रपति के नाम से, या उसकी मृत्यु हो जाए तो फिर 5 साल कंप्लीट नहीं होगा। और 5 साल से अधिक कैसे काम करेगा? उसका उत्तराधिकारी यदि पद पर नहीं आ पाया है, राष्ट्रपति के चुनाव में डिले हो गया मान लो आगे वाले का, तो फिर वो 5 वर्ष से आगे भी उत्तराधिकारी के पद ग्रहण करने तक वह उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य करता रहेगा। वो कार्यकाल है उसका 67। एक बार फिर से देख लो, 63 में उसका पद है भारत का उपराष्ट्रपति। 64 और 65 उसके कार्य से संबंधित है। पहला कार्य तो उसका जो होता है मुख्य रूप से राज्यसभा का प्रधान सभापति। अब भारत का राष्ट्रपति यदि ना हो उस स्थिति में वह कार्यकारी राष्ट्रपति की भूमिका निभाएगा और उस दौरान वह उपराष्ट्रपति या राज्यसभा के प्रधान सभापति के तौर पर कार्य नहीं करेगा। ये भी इसी आर्टिकल के तहत आपको समझना है। यदि वह भारत के कार्यकारी राष्ट्रपति का पद संभालेगा तो फिर वह उपराष्ट्रपति और राज्यसभा का प्रधान सभापति के तौर पर कार्य नहीं करेगा। मतलब उस टाइप से जो भी सैलरी और जो भी सुविधाएं मिलती होंगी उसका लाभ नहीं लेगा, क्योंकि फिर वो राष्ट्रपति वाला काम कर रहा है। आर्टिकल 67 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल होगा और कार्यकाल कितने वर्ष का? 5 वर्ष से पहले वह पद त्याग कर सकता है राष्ट्रपति को रिटेन करते, या 5 वर्ष के बाद तक वह काम करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी पद पर नहीं आ जाएगा। अब अलग से पढ़ लेते हैं योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए। हालांकि बहुत ज्यादा अंतर नहीं है अगर आपने राष्ट्रपति को पढ़ा है। तो पहला क्या था उसमें वही है, सिर्फ एक अंतर करना है। पहला क्या था? नागरिक होना चाहिए, भारतीय नागरिक, है ना, भारतीय नागरिक। दूसरा न्यूनतम आयु यानी न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? 33 वर्ष। और तीसरा लाभ के पद पर ना हो,
लाभ का पद ना हो, है ना। और चौथा, देखो यहाँ पर अंतर है राष्ट्रपति में और उपराष्ट्रपति में। ये तीनों सेम है। अगर आपने राष्ट्रपति वाला योग्यता देखा हो, भारतीय नागरिक वहां पर भी होना चाहिए था, उम्र वहां पर भी 35 वर्ष की है न्यूनतम, लाभ का पद उसके पास भी नहीं होना चाहिए। वहां पर चौथे नंबर पे था कि लोकसभा में चुने जाने की योग्यता है, जबकि यहाँ पर क्या है, अब राज्यसभा इसलिए हो जाता क्योंकि उसको काम क्या करना है, राज्यसभा के सभापति का, तो राज्यसभा में चुने जाने की योग्यता रखता है, ठीक, चुने जाने की पूरी योग्यताएं रखता होती है। चार याद रखने हैं। हालांकि आपको याद है यहाँ पर राष्ट्रपति वाले में सिर्फ लोकसभा था, और आपको इसमें क्या कर देना है, राज्यसभा। योग्यताओं के बाद आर्टिकल 66 के और थोड़ा सा समझ लो, निर्वाचन मंडल। जैसे मैंने बताया था, अब आपको युग्म में याद करना है। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य थे, इलेक्टेड मेंबर, नॉमिनेटेड नहीं थे, और राज्य की विधानसभाओं के इलेक्टेड मेंबर वो भी शामिल थे, यानी विधायक भी वोट करते थे। यहाँ पर ऐसा नहीं है, दोनों सदनों के, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य कहने का मतलब ये हो गया कि इसमें नॉमिनेटेड और इलेक्टेड दोनों वोट करेंगे। क्यों, इसमें अंतर क्यों है, राष्ट्रपति वाले में नॉमिनेटेड वोट नहीं करते थे, जबकि उपराष्ट्रपति वाले में नॉमिनेटेड भी वोट करेंगे। राष्ट्रपति वाले में नॉमिनेटेड को इसलिए हटा दिया था क्योंकि नॉमिनेशन का कर्ता कौन था, राष्ट्रपति ही करता था। तो जब उसी ने राष्ट्रपति ने ही नॉमिनेट किया है, तो हो सकता है वहां पक्षपात हो जाए, जिसने नॉमिनेट किया हो सकता है अगर वही चुनाव में आ जाए तो सदस्य क्या कर सकता है, उसी को वोट कर सकता है। तो उस चीज को हटाने के लिए वहां पर नॉमिनेटेड लोगों को हटा दिया गया था निर्वाचन मंडल, जबकि उपराष्ट्रपति तो कोई नॉमिनेट करता नहीं। इसके चुनाव में नॉमिनेट सदस्य भी क्या करेंगे, भाग लेंगे। और संसद के दोनों सदन, यानी कि लोकसभा के और राज्यसभा के पूरे सांसद भाग लेंगे। तो लोकसभा से कितने सांसद होंगे, इस समय कितने हैं, 545, और राज्यसभा के 245। इतने सदस्य इसके निर्वाचन मंडल का हिस्सा होंगे। और क्या होगा प्रोसेस निर्वाचन का, अगर प्रक्रिया समझो, ये सब कुछ आर्टिकल 66 का हिस्सा है। निर्वाचन प्रक्रिया वही है, जो भी आपने निर्वाचन मंडल बनाया है उसमें से 20 सदस्य क्या हो, इसके नाम के अनुमोदक होने चाहिए, जबकि राष्ट्रपति वाले में कितने सदस्य अनुमोदक होने चाहिए थे, निर्वाचन मंडल में से, उसके निर्वाचन मंडल में से 50 सदस्य, और यहाँ पर 20, और 20 सदस्य क्या हो, और ये सेम नहीं हो, यानी कि ये वाले 20 यहाँ पर नहीं आ सकते, दूसरे अन्य 20 सदस्य प्रस्तावक, निर्वाचन मंडल में से 20 सदस्य अनुमोदक और 20 सदस्य प्रस्तावक, तो कुल 40 सदस्य चाहिए। 15,000 रुपए की गारंटी देनी पड़ेगी, किसके पास, आरबीआई के पास। निर्वाचन में यदि कोई विवाद हो जाए, सब कुछ राष्ट्रपति जैसा ही है ये पूरी निर्वाचन प्रोसेस, निर्वाचन में यदि विवाद हो जाए, विवाद का निपटारा कौन करेगा, कौन किया था राष्ट्रपति वाले चुनाव में, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया यानी सर्वोच्च। यहां पर भी विवाद का निपटारा कौन करेगा, सर्वोच्च न्यायालय। शपथ कौन दिलाता है, ऊपर कर देगा, शपथ राष्ट्रपति को शपथ किसने दिलाई थी, देखो राष्ट्रपति वाले में शपथ दिलाई थी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने, और वो नहीं है तो फिर वरिष्ठतम जो भी न्यायाधीश उपस्थित हो, राष्ट्रपति को। जबकि यहाँ पर शपथ कौन दिलाएगा, राष्ट्रपति ही दिलाएगा। राष्ट्रपति का अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है, और उपराष्ट्रपति किसे त्याग पत्र देता है, राष्ट्रपति को। यानी राष्ट्रपति वाली सब, अगर उपराष्ट्रपति को पढ़ रहे हो आप,
उपराष्ट्रपति अपनी शपथ भी राष्ट्रपति को देगा और त्याग पत्र भी किसे सौंपेगा? दोनों ही चीजें उपराष्ट्रपति किसे करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा इसको शपथ दिलाई जाएगी और वह अपना त्याग पत्र भी राष्ट्रपति को ही सौंपेगा, क्योंकि राष्ट्रपति वाले में दो अलग अलग लोग हैं। राष्ट्रपति की शपथ दिलवाता है न्यायाधीश, अगर मुख्य न्यायाधीश है, या नहीं है वो तो फिर वरिष्ठतम न्यायाधीश, और उसका त्याग पत्र वो उपराष्ट्रपति को देता है। यानी दोनों लोग वहां पर अलग अलग है। यहाँ पर उपराष्ट्रपति अपना शपथ भी किससे लेता है? राष्ट्रपति से, और त्याग पत्र भी राष्ट्रपति को ही देगा। कार्य मैंने बता ही दिए, दोनों कार्य ये याद रखने हैं, यही इसके कार्य हो जाएंगे। वर्क में ये लिख लेना। एक और पॉइंट याद रख लेना, सैलरी के लिए कभी पूछा जाएगा, वेतन और पेंशन। हाँ, उपराष्ट्रपति पढ़ रहे हैं, राष्ट्रपति तो पढ़ ही लिया। राष्ट्रपति का वेतन कितना बताया था? 5 लाख रुपए पर मंथ बताया था राष्ट्रपति का, और उसका पेंशन 1.5 लाख रुपए पर मंथ। यहाँ पर वेतन कितना है? 4 लाख रुपए पर मंथ। कितना है? और अगर पेंशन की बात करो तो 50% ऑफ सैलरी लिखा हुआ है। अब जो भी सैलरी होगा उसका 50%, ठीक। इसमें थोड़ा सा अलग है, वेतन 50, वेतन जो भी होगा, जैसे 4 लाख मंथ है वेतन, उसका कितना सैलरी 50% निकाल लो, यह उसका रिटायरमेंट के बाद क्या बनेगा? पेंशन बनेगा उपराष्ट्रपति का। यहाँ थोड़ा सा अंतर है। इस वीडियो को बस, हाँ, इसको काट पीट देना है 10 मिनट का, जितना